तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेसिकली कि न्यूक्लियो SN1 रिएक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, और उनको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक SN1 होते हैं और एक SN2। हम SN1 के बारे में पढ़ रहे हैं और उनमें हमने पहले देखा था कि वो कौन कौन से SN1 रिएक्शंस होते क्या हैं और उनका मैकेनिज्म क्या होता है और उस मैकेनिज्म के एविडेंस क्या होते हैं। बेसिकली वो उनको आप एविडेंस भी कह सकते हैं और उनको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं कि ये SN1 की प्रॉपर्टीज हैं कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है, इसके अंदर जो है ना वो रेसिमाइजेशन होती है और इसके अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, इसका ऑर्डर 1 होता है, वगैरह वगैरह। ये उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, चाहे उनको एज एविडेंस कर लें चाहे एज ए प्रॉपर्टीज पढ़ लें आप उसको। नेक्स्ट ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट चेंज करने से SN1 रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है या कौन कौन से जो ना वो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो SN1 रिएक्शन देते हैं। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का बेसिकली ताल्लुक ये है कि आपको पता है कि जो SN1 रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे करता है, ठीक है, उसका सारे का सारा ताल्लुक जो होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ है। तो इस वजह से सबस्ट्रेट चेंज करने से या सबस्ट्रेट को मॉडिफाई करने से SN1 रिएक्शन के रेट पे उसकी प्रॉपर्टीज पे असर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में क्या देखते हैं हम जी कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट से का जो ताल्लुक है बेसिकली वो ये है कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि सबस्ट्रेट का काम क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में सबस्ट्रेट जो है वो पार्टिसिपेट करता है और एक कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का जो ताल्लुक है वो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के साथ है और उसकी स्टेबिलिटी के साथ है कि कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता, और अगर बनता है तो वो कितनी जल्दी बनता है या लेट बनता है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या है। इन सारी चीजों का जो है ना वो ताल्लुक होता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि भाई हमें पता है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में कि हमारे पास तीन चार तरह के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो सकता है, मिथाइल, और जो है ना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी होता है, और ये सारे हमारे पास कार्बोकेटाइन की टाइप्स हैं। और इसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास होता है सबसे ज्यादा स्टेबल वो कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, कौन बताएगा जी। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी सेकेंडरी और तो टर्शरी में। टर्शरी टर्शरी में, टर्शरी कार्बोकेटाइन। हाँ ठीक है, शाबाश, बंद कर लें सारे माइक। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, जो चीज स्टेबल होती है ना वो बनती भी जल्दी है, सॉरी, ठीक है, जल्दी बन जाती है, मतलब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बड़ा तेज होता है, और ये है कि वो स्टेबल भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इट मींस जो चीज जल्दी बनेगी, जो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, तो वहां पे रिएक्शन ज्यादा होगा, जहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी और जो जल्दी नहीं बनेगी वहां पे रिएक्शन कम होगा। तो अगर इस रेफरेंस से अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना वो टर्शरी अल्काइल कार्बोकेटाइन वाले होते हैं, अल्काइल हैलाइड वाले। सेकेंडरी वाले उससे कम होते हैं और प्राइमरी की रिएक्टिविटी उससे भी कम होती है। बल्कि आमतौर पे प्राइमरी जो होते हैं ना अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है, उनके साथ SN1 रिएक्शन होता ही नहीं है। उनका दूसरा मैकेनिज्म होता है, SN2 फॉलो करते हैं यो। सेकेंडरी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं जिनमें सेकेंडरी के साथ SN1 मैकेनिज्म हो जाता है, कुछ में नहीं होता। और जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये फॉलो ही SN1 मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर जो है ना वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल नजर आ रहा है कि अगर हम मुख्तलिफ कार्बोकेटाइंस के लिए SN1 मैकेनिज्म का रेट देखें। अगर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड हो, ठीक है, और इसका रिलेटिव रेट देखें तो आप देखेंगे कि टर्शरी कार्बोकेटाइन का जो रेट है रिएक्शन का वो कई लाख गुना ज्यादा है प्राइमरी और सेकेंडरी से। सेकेंडरी का भी रेट है थोड़ा सा, रिएक्शन देता तो है लेकिन थोड़ा सा, और प्राइमरी और मिथाइल का जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन इतना कम है कि ये जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है, ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने हाइपोथेटिकली जो ना वो लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें तो सबस्ट्रेट चेंज करने से क्या होता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन वाले हैं वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी वाले हैं वो कभी करते हैं और कभी नहीं करते, कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी वाले हैं तकरीबन वो कभी भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। रीजन क्या है, रीजन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ये बन जाता है आसानी से, सेकेंडरी भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता है ये भी बन जाता है, प्राइमरी और मिथाइल वाले स्टेबल नहीं होते तो ये नहीं बनते, और इस वजह से इनके साथ जो है ना वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन भी नहीं होता। जी, कुछ पूछना बच्चे आपने।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अच्छा देखिए मैं एक बात, जब मैं लफ्ज बोल रहा हूँ सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल तो आपको ये आते हैं ऑलरेडी, हमने 2 दफा पढ़े हुए हैं बड़ी डिटेल में, तो इसलिए मैं इसको नहीं डिस्क्राइब करा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जी SN1 रिएक्शन में कि एक हमारे पास है ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसके पहले स्टेप में क्या होता है कि वो जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता है और पीछे रह जाता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, प्लस ये X नेगेटिव बन के निकल गया। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन के साथ आके एक न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस लिविंग होता है, जो कि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये इसके साथ आके लग जाता है सेकंड स्टेप में। ठीक है, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस में हमने कहा था कि ये पहला स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है और इसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दूसरा स्टेप जो होता है ये फास्ट होता है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस पहले रिएक्शन पे, और इस पहले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहीं पे नहीं है। इसमें पहले रिएक्शन को, पहले स्टेप को करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल कहीं पे नजर नहीं आ रहा पिक्चर में। तो इट मींस जो ना SN1 रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल चेंज करने से उसकी स्पीड पे, उसकी जो ना वो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 रिएक्शन, फर्ज करें आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये वाली सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है SCC, ये एक टर्शी कार्बोकेटाइन है और इसके साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है। इसका रिएक्शन आप चाहे जो ना वो इसमें रिप्लेस कर दें Br को OH के साथ। ठीक है, चाहे आप इसको रिप्लेस कर दें H2O के साथ। ठीक है, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव एक बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों के साथ इस रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल चेंज करने से उसके रेट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले लिविंग ग्रुप जो होता है वो निकल चुका होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का कोई इसमें कोई किरदार नहीं है। हाँ, SN2 में आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल आके जो ना वो धक्के दे के इसको जो ना वो यहाँ से क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा, तो वहां पे उसका किरदार होगा, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का बड़ा मेन रोल होता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप आपको पता है, लिविंग ग्रुप जाएगा तो रिएक्शन शुरू होना है। हम पढ़ ये रहे हैं कि हमारे पास ये जो होता है एक्स लिविंग ग्रुप जो भी है, ये लिविंग ग्रुप जो है ना सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, रिमूव होता है, जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप भी नहीं जाएगा तो रिएक्शन शुरू ही नहीं होता। ठीक है, अब इससे हमें ये, और दूसरी बात ये है कि हमने ये बार बार एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये पहला स्टेप जो है ना ये स्लो स्टेप है, इसी पे रिएक्शन डिपेंड करता है। लिविंग ग्रुप जाएगा तो रिएक्शन आगे जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा यहाँ से तो फिर न्यूक्लियोफाइल को आके लगने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझ आ रही है बात कि भाई लिविंग ग्रुप जितना आसानी के साथ चला जाएगा उतना रिएक्शन आसानी से होगा, अगर लिविंग ग्रुप आसानी से नहीं जाएगा तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से एक अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो अब ये लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जितना लिविंग ग्रुप जो ना वो उसके अंदर लीव करने की सलाहियत, जाने की, छोड़ के जाने की सलाहियत ज्यादा होती है, उतना ही वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उतना ही रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है जो आसानी से उतर जाए, और अच्छा आसानी से उतरने वाला लिविंग ग्रुप होता कौन सा है, कि जो वीक बेस हो। ठीक है, जितनी उसकी बेसिसिटी कम हो वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बेसिसिटी वीकर होने से क्या होता है कि वो पुअरली बॉन्डेड होता है। अच्छा, बेस क्या होती है, बेस बेसिसिटी की बात हम कर रहे हैं। एसर बेस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो बच्चा बताइए जी बेस किसको कहते हैं हम। सर जो OH नेगेटिव आने से OH नेगेटिव दे, और एक हो गया जी OH नेगेटिव जो दे उसको बेस कहते हैं। और कोई डेफिनेशन है? सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे उसको हम कहते हैं जी वो क्या है, बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट करे,
ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन बेस की हैं, तीनों ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएं मुझे कि इन तीनों डेफिनेशंस में से हमारे यहाँ पे यूज करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी। इस SN1 रिएक्शन में हम कौन सी डेफिनेशन को जो है ना वो यूज करेंगे। जब हम बेस का लफ्ज बोलेंगे तो उससे मुराद कौन सी सर इतने बच्चे हैं, एक एक बताएंगे तो 3 तो हैं टोटल, किसी का तो सही होगा ना। नेगेटिव। अच्छा, आपने बता दिया OH नेगेटिव। और कोई बताए, ये जो बच्चे बोलते हैं इनके अलावा कोई बताए, लीना, ये इसके जवेरिया, इनके अलावा कोई बताए, अरूज, अंबर, मीना, शाहिद, इनमें से कोई बताइए जी, कौन सी यहाँ पे यूज करेंगे हम बेस की डेफिनेशन। सर एज पॉजिटिव एक्सेप्ट। एज पॉजिटिव एक्सेप्ट वाली जी। और कोई? चले जी, हम उस दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है या जो लिविंग ग्रुप है उनका ताल्लुक होता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हम बेस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के पेयर वाली है कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, जो अच्छा बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अच्छी तरह से डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर अच्छी तरह से डोनेट करेगा उसका बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखे ना, ये लिविंग ग्रुप है, अगर इसने जो ना वो जब बॉन्ड बनाया था ना, इसने लिविंग ग्रुप ने पहले जब बॉन्ड बना हुआ था, इस बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं। ठीक है, और जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज्यादा होगी उतना ही अच्छा बेस होगा, और उतना ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो लेकिन अगर बेस ही वीक होगा, अगर बेस वीक होगा तो ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। वीक बेस वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, वीक बेस वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जो होती है वो कम होती है, और इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम होने की वजह से वो क्या होता है कि वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर अच्छी तरह डोनेट नहीं करता, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वापस लेने की सलाहियत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने शेयर ऑलरेडी नहीं किया होता, थोड़ा सा ऐसे बस उसको आश्रय किया होता उसके साथ, उसने कार्बन के साथ। ठीक है, तो अच्छा वीक बेस जो होता है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो आसानी के साथ यहाँ से चला जाए, और आसानी के साथ वो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना वो अकोमोडेट कर सके, जिसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो सके, अकोमोडेट हो सके। अच्छा, यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो समझिएगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको पता है कि हर एक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। मसलन ये OH नेगेटिव अगर एक बेस है, ठीक है, इसको अगर हम देंगे H पॉजिटिव, बेस वो होता है जो H पॉजिटिव लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ठीक है, अब ये अगर बेस है, OH क्या है, बेस, तो H2O क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में फर्क होता है H पॉजिटिव का, एक के अंदर H पॉजिटिव होता है, एक के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह ये अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर अगर एक चीज स्ट्रॉन्ग होगी, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, इसको हम आगे यूज करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ तक हमने बात की है कि अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जिसकी बेसिसिटी कम होती है। ठीक है, और क्योंकि जो वीक बेस होता है वो ऑलरेडी बड़ा पुअरली बॉन्डेड होता है, उसकी पहले ही बॉन्डिंग बड़ी वीक हुई होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ जाता है एक और बात जो मैंने अभी बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप है। वजह, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के जो बेसिस हैं, कॉन्जुगेट बेसिस हैं, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, और हमने कहा कि वीक बेस जो होती है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होती है। इसकी मिसाल हमें यहाँ से मिलती है, ये आपके सामने कुछ एसिड लिखे होंगे, HF, HCl, HBr और HI, ये 4 एसिड हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोहाइड्रिक एसिड। इनमें से सबसे वीक एसिड है HF। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग है HCl, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HBr, और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HI। ठीक है,
अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जब इसको डिसोसिएट करेंगे, इसका H निकालेंगे, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा F नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा Cl नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा Br नेगेटिव, ठीक है, और इसका बनेगा जी I नेगेटिव, ठीक है। अगेन एक बात याद रखें, ये लेफ्ट साइड वाले एसिड हैं और राइट साइड वाले उनके कॉन्जुगेट बेस हैं। ये क्या है जी? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और हमने कहा है कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, या एसिड जितना वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो कि I नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा वीक बेस है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इट मींस अगर हम हैलोजेंस को कंपेयर करें तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप जो है वो F नेगेटिव है, ठीक है। जो सॉरी I नेगेटिव है, उनमें सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो I नेगेटिव है, और क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड था ना वो उसका था, ठीक है। तो ये एक जो ना वो इफेक्ट है न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का, सॉरी, कि जो अच्छा वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और ये देखे ना, ये वीक बेस है I नेगेटिव, ठीक है, और ये वाला जो है ना वो वीक बेस जो है ना वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। वर्स्ट लिविंग ग्रुप वो होता है जो निकलता है, जो कहता है मैंने नहीं जाना, जो मर्जी कर लो, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रांगली वहां पे बॉन्डेड होता है, वो बड़ी मजबूती से वहां पे जुड़ा होता है जी। यहाँ तक को मसला हो तो पूछे, आगे चले। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि फिर ये एक और एक एग्जांपल दी हुई है जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है ट्राइफ्लेट आइन जो है इसको हम बोलते हैं, ये सुपर लिविंग ग्रुप है। ये बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो निकल जाता है जब इसने निकलना हो, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है ना वो ये वाला है। अच्छा, अब अच्छे लिविंग ग्रुप की एक और निशानी होती है, या एक और उसकी प्रॉपर्टी होती है। देखें, एक प्रॉपर्टी मैंने अच्छे लिविंग ग्रुप की ये बताई है कि उसकी बेसिसिटी, जितना वीक बेस होगा उतनी उसकी जो ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये होता है कि जब लिविंग ग्रुप ने लीव होना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास एक L है, लिविंग ग्रुप है, जब इसने निकलना है इसने इलेक्ट्रॉन लेके निकलना है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को ये संभाल भी सकता है या नहीं संभाल सकता। जितना ये इस नेगेटिव चार्ज को अच्छी तरह से अकोमोडेट कर सकेगा उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज को संभाल ही नहीं सकता तो उसको पता है कि यार मैं इतने जोगा नहीं हूँ, मैं नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से निकलेगा ही बड़ा सोच के, अच्छा यार निकलता हूँ, अच्छा जाता हूँ, ये करता हूँ, बहाने बहाने से निकलेगा या आहिस्ता से निकलेगा या निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो लिविंग ग्रुप लिखे हुए हैं, एक RO है अल्कोक्सी जिसको हम बोलते हैं RO नेगेटिव, और एक है ये वाला फिनॉक्सी है, या फिनॉक्साइड आयन इसको हम बोलते हैं, बेंजीन के साथ O नेगेटिव लिखा हुआ। अब इनमें से हम कह रहे हैं कि इनमें से जो है ना वो ये वाला जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये वाला गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसका चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज वो लोकलाइज्ड है, वो सारे का सारा O पे ही है, बल्कि पीछे से R भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है ना वो संभालना इतना आसान नहीं है, नेगेटिव चार्ज बड़ा मुश्किल है, लोकलाइज्ड है एक ही जगह पे। जबकि इसके पास क्या फैसिलिटी है कि ये अपना नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर रेजोनेट करवा देता है। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है, अगली दफा इधर आ गया, अगली दफा इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज अकेले O पे नहीं रहता बल्कि पूरी रिंग पे रेजोनेट होता है, रेजोनेंस होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो होता है ना ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आपको पता है जितनी ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इट मींस इन दोनों में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो ये होता है। यहाँ आम जनरली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लिविंग ग्रुप जिसके अंदर रेजोनेंस होती है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर सकता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं होती वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता।
ये दो बातें हो गई कि लीविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होता है, एक वो कि जो कि वीक बेस हो, और दूसरा वो होता है जो जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करने की सलाहियत हो, मतलब वो नेगेटिव चार्ज को अच्छी तरह से क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके। अच्छा ये बात होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है, उसको हम एक पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि हम उसको प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन देने से एक बुरा लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। देखें, फर्ज करें आपके पास है OH नेगेटिव, और हमें पता है OH नेगेटिव, अभी बार बार हमने बात की है, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से नहीं निकलता। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप है, सही है। अब हमने इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H2O, वाटर। ठीक है, तो अब ये है कि ये वाटर जो है, ये आपको पता है इसको प्रोटॉन देने से ये इसका बन गया कॉन्जुगेट एसिड। सॉरी, हाँ, ये अगर, ठीक है, अब उससे क्या होता है कि ये एक जो है ना वो पुअर बेस बन जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है H2O। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे देखें, ये वाला अगर आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करें कि एक जगह पे OH लगा हुआ है और आप उसको किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना चाहें, तो OH कभी भी नहीं निकलता। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है और वो बड़ा स्ट्रांगली वहां पे जुड़ा होता है, वो वहां से निकलता नहीं है, उसको निकालना आसान नहीं है। जबकि वाटर को अगर निकालना हो तो वाटर आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी लिविंग ग्रुप को, पुअर लिविंग ग्रुप को अच्छा बनाना हो, तो आप उसको क्या कर देते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं। लेकिन प्रोटॉन देते कैसे हैं, हम उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को करवाते हैं, और आपको पता है एसिड वो चीज होती है जो कि क्या देती है, प्रोटॉन देती है। हम उस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एसिडिक मीडियम को जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, और एसिडिक मीडियम की वजह से एक पुअर लिविंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर उसको अफेक्ट करता है वो ये है कि जो है वो ROH इज कन्वर्टेड इनटू सल्फोनिक ईस्टर ग्रुप। ठीक है, एक ये भी एक कन्वर्जन है कि हम उसको केमिकली कन्वर्ट कर देते हैं एक जो है ना वो सल्फोनिक ईस्टर ग्रुप में। मिसाल के तौर पर ये ROH है, इसके साथ रिएक्शन नहीं था हो रहा, ये ऊपर अभी हमने देखा ये वाला, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, OH नहीं उतरता, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ईस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ईस्टर क्या होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह का होगा, वो ये वाला होगा H3C। ठीक है, साथ में बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको राइट पे नजर आ रहा है इसी की। ठीक है, साथ में S है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और यहाँ पे लगा होगा H। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं ROH के साथ, ROH के साथ। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, और ये वाटर बन के निकल जाता है। ठीक है, बाकी उसके नतीजे में क्या होता है, R डायरेक्ट S के साथ लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहा है, इसको सल्फोनिक ईस्टर बोलते हैं। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो हम एक बुरे क्योंकि हमें ये R चाहिए था ना, हमने इस R के साथ किसी न्यूक्लियोफाइल का लगाना था। इस R के साथ न्यूक्लियोफाइल तब तक नहीं लग सकता जब तक इससे हम OH को रिमूव नहीं करते। अगर OH वहां पे लगा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी रिमूव नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना है तो वहां से OH को क्या करना होगा, निकालना होगा। OH को हम निकाल तो नहीं सकते, तो हमने उसका एक केमिकल रिएक्शन करवाया ईस्टर के साथ, और उसको जो ना वो एक सल्फोनिक ईस्टर में कन्वर्ट किया, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जी, यहाँ तक को मसला मसाइल हो तो पूछ लें। नेक्स्ट होता है जी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है भला,
सॉल्वेंट को पहले समझिए कि सॉल्वेंट काम क्या करता है। सॉल्वेंट का काम होता है डिसॉल्व करना, किसी चीज को अपने अंदर हल करना। किसी चीज को हल करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्ज करें आपके पास एक NaCl है, ठीक है। NaCl, आपको पता है NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप इसको पानी में हल करना चाहते हैं तो पानी क्या करेगा, पानी क्या करेगा जी, पानी का जो H पॉजिटिव है, ठीक है, पानी के अंदर H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव वाला और पार्शियल नेगेटिव हुआ है, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला, ठीक है। और पानी का जो नेगेटिव O है वो इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको अट्रैक्ट करेगा, पहले वो इनको अलग अलग कर देगा पानी, ठीक है। पानी इसको सबसे पहले क्या कर देगा जी, इन दोनों को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, सही है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो इनको इनमें से हर एक को चारों तरफ से घेर लेगा। मतलब जो इसका पॉजिटिव था ना, जिसको आपने हल किया था NaCl का Na पॉजिटिव, उसको हर तरफ से O नेगेटिव पानी का क्या करेगा, सराउंड करेगा, घेर लेगा। और सिर्फ घेरेगा नहीं बल्कि उसके साथ अट्रैक्शन भी डेवलप करेगा, ठीक है। हर तरफ से उसने घेरा हुआ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन या हल होना, किसी एक चीज का दूसरी चीज में हल होना, ठीक है। और जो चीज हल हो जाती है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये SN1 मैकेनिज्म है, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है पहले स्टेप में। ये देखे ना, पहले स्टेप में बन रहा है कार्बोकेटाइन, एक केटाइन बन रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। और एक क्या बन रहा है, एनाइन, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो केटाइन और एनाइन को हल कर सके अपने अंदर, हल करने का मतलब यह है कि वो उसको सराउंड कर ले, चारों तरफ से घेर ले, ठीक है। वो सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को फेवर करेगा। मतलब वो अगर सॉल्वेंट वो वाला होगा तो रिएक्शन फौरन से हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब रिएक्शन के बाद केटाइन और एनाइन बनेंगे तो वो आसानी के साथ हल हो जाएंगे। और जो चीज हल हो जाती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव को हल कौन करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को हल करता है पोलर सॉल्वेंट। आपको पता है पोलर सॉल्वेंट जो है, सॉल्युबिलिटी लाइक का जो प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर चीजें पोलर में हल होती हैं सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होती हैं, हल होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हल कर सकता है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं अगर उसको पोलर सॉल्वेंट में करवाएंगे तो SN1 रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होगा। SN1 का जो रेट है इंक्रीज कर देगा, ठीक है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीज इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में ये वाला SN1 जो रिएक्शन है इसका रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इस रिएक्शन में जो बनने वाला केटाइन है और जो इस रिएक्शन में बनने वाला एनाइन है उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट की मिसाल पानी है, पानी अकेला। अच्छा, दो तरह के हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं, एक प्रोटिक होते हैं, एक प्रोटिक। आपने शायद उसमें पढ़ा हुआ है, वो सॉल्वेंट्स में आपने पढ़ा होगा प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन होता है डायरेक्टली अटैच विद O या N हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और एप्रोटिक होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं अटैच होता ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह के साथ जी। तो ये जो होता है ना, दोनों तरह के सॉल्वेंट पोलर हो सकते हैं, प्रोटिक भी हो सकते हैं, प्रोटिक। तो दोनों तरह के जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करते हैं और ये उसको उसके रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब जो पोलैरिटी है ना उसको मेजर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक हमारे पास होती है क्वांटिटी। मसलन जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, इसका 33 है, फॉर्मिक एसिड का 58 है, वाटर का 78 है। तो इट मींस डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है वो पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जितनी जो ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना जो है ना वो सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा पोलर होता रहेगा, ठीक है। तो जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उतनी पोलैरिटी ज्यादा होती है और उतना ही रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक रिएक्शन उसने मिसाल दी हुई है कि अगर हमने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो आप उस दिन से देख रहे हैं ये होता है CH3 और CH3, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका जो पहला स्टेप है जिसमें ये एक केटाइन बना रहा है और एक क्या बन रहा है,
एनाइन बना रहा है, ठीक है, ये बाकी उसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया गया डिफरेंट सॉल्वेंट में। पहली दफा सॉल्वेंट लिया एसिटिक एसिड, तो अगर उसका रेट 1 था, अच्छा ये रिलेटिव रेट होता है, रिलेटिव रेट से मुराद है कि एसिटिक एसिड की दफा जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था, मेथानॉल को यूज करने पे वो रेट 4 गुना हो गया, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड को यूज करने पे वो रेट 5000 गुना हो गया, और वाटर में वो रिएक्शन जो है उसका रेट 1,50,000 गुना जो ना वो बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ये रिलेटिव रेट होता है, ये एब्सोल्यूट रेट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा।